Hello students, welcome to बोर ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। RBI ने नए गाइडलाइंस लाए हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंडिया इज़ नाउ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। हमारा अगला टॉपिक होगा ग्रुप ऑफ 7, देन विल लर्न अबाउट स्पार्क प्रोग्राम। उसके बाद हम नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे। देन न्यू स्पीशीज़ सी कुकुम्बर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन आर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। अगला टॉपिक होगा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंडिया बांग्लादेश रिवर पैक्ट, राइट। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। अब हमारे 103 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप टाइप कीजिए @BIAS Academy, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। यू कैन फॉलो दैट चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियो, टेस्ट सीरीज, क्लासेस एंड एवरीथिंग। एंड यस, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए यूट्यूब पर ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। ये GS पेपर 3 का हिस्सा है, इकॉनमी से रिलेटेड है और लाइव मिंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। इसके साथ दूसरे न्यूज़पेपर में भी है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं लगभग सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो न्यूज़ में क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि RBI ने सारे जो भी एंटिटीज़ हैं, डिजिटल लेंडिंग एंटिटीज़ हैं, उनको कहा है कि उनके पास नवंबर 30 तक का टाइम है नए गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। तो RBI ने कुछ नए गाइडलाइंस दिए हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में हम जानेंगे। उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है किसको, सारे डिजिटल जो एंटिटीज़ हैं, डिजिटल लेंडिंग एंटिटीज़ हैं, उनको फॉलो करने हैं। कब तक? 30 नवंबर को पहले सारे नॉर्म्स को फॉलो कर ले, नहीं तो उनके लाइसेंस कैंसिल भी हो सकते हैं। अब ये डिजिटल लेंडिंग क्या होता है? तो लेंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है लोन देना, उधारी देना। हम एक दूसरे से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल लेंडिंग एजेंसीज़ होती हैं या फिर बैंक्स होते हैं या फिर जो भी कंपनीज़ होती हैं जो ऑनलाइन लोन दे देती है, आपको अभी बहुत सारे फ़ोन्स आते होंगे, कॉल्स आते होंगे या फिर आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आते होंगे कि आप एलिजिबल हैं 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने के लिए, या कोई भी XYZ अमाउंट हो सकता है। आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो डिजिटल लेंडिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये लोन आपको जो दिया जाता है वो आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर होता है। और ये क्रेडिट स्कोर कैसे इवैल्यूएट होता है, तो इसके लिए भी एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं। आपका पूरा सिस्टम देखा जाता है, आपका जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स है, आप कैसे पैसे खर्च करते हैं, कैसे उसको चुकाते हैं, बिलिंग आपकी देखी जाती है। सारी चीज़ों को देखकर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, उसके बेसिस पर आपको लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया स्टिल हैज़ सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल हु डोंट हैव बैंक अकाउंट। यानी इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। अगर नंबर्स की बात करें तो 190 मिलियन इंडियंस एडल्ट ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और कोई भी डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इनके पास नहीं है। और डिजिटल लेंडिंग का जो वैल्यू है, अगर हम बात करें जो डिजिटली सबको लोन दिया जा रहा है, तो इंडिया में वो $33 बिलियन, ये इतना अमाउंट था कब? फाइनेंशियल ईयर 2015 में। वहीं 2020 तक इसका अमाउंट 150 बिलियन हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से डिजिटल लेंडिंग बढ़ी है। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2023 तक इसके जो अमाउंट है ये 350 बिलियन USD हो जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं मोर देन डबल। ये सिर्फ 2 सालों में, 2 या 3 सालों में मोर देन डबल का ग्रोथ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस का लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कंसर्न क्यों है, क्यों यहाँ पर गाइडलाइंस लाई गई हैं? तो आपने देखा होगा अक्सर अगर किसी ने लोन लिया है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी इंगेजमेंट होते थे। थर्ड पार्टी मतलब कि एक एडिशनल पार्टी होता था जो लोन रिकवरी या बहुत सारे काम करने के लिए इन्वॉल्व होता था। मिस सेलिंग, गलत तरीके से लोन देना, डेटा ब्रीच हो जाता था, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, फिर अनएथिकल रिकवरी। अब यहाँ पर गुंडों को भेज दिया जाता था लोन रिकवर करने के लिए। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, हालांकि अब ये सब नहीं है, लेकिन पहले ये होती थी। इसलिए RBI को गाइडलाइन लाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर डिजिटल लेंडर्स कौन है? तो ऐसे एंटिटीज़ जिसको RBI रेगुलेट करता है और लेंडिंग बिजनेस करने के लिए परमिशन देता है। ऐसी एंटिटीज़ भी हो सकती हैं जिसको RBI रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोविजन के अंडर में आती हैं, जैसे नॉन बैंकिंग कंपनीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ भी होती हैं। तीसरे टाइप के लेंडर्स कौन हो सकते हैं? डिजिटल लेंडर्स लेंडिंग आउटसाइड द प्योर व्यू ऑफ एनी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोविजन। तो इन रेगुलेटरी प्रोविजन के बाहर भी जो काम करते हैं बैंकिंग, वो भी लेंडिंग या फिर डिजिटल लेंडर्स हो सकते हैं, राइट। अब गाइडलाइंस क्या क्या नए नए गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। तो जो भी लोन डिस्पर्सल है, रीपेमेंट है, ये सब बैंक अकाउंट, जो भी बोरोवर का बैंक अकाउंट है और एंटिटी के बीच में होना है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं किसी भी डिजिटल कंपनी से डिजिटल लेंडर से लोन लेना चाहता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट और एंटिटी के बीच में सारे ट्रांजैक्शन और जो भी लोन डिस्पर्समेंट होगा, रीपेमेंट होगा, इन्हीं दोनों के बीच में होना है, ठीक है। और जो भी
फ़ीस लगना है। जैसे कि अगर मुझे लोन लेना है तो जो भी सारे फीसेस होते हैं या फिर जो भी इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में मुझे डिजिटल एजेंसीज इन्फॉर्म करेंगी, आपको इन्फॉर्म करेगी। अगला है जो भी चार्जेस इन्वॉल्व हो वो डायरेक्टली बैंक पे करेगा। ऐसा नहीं है कि बोरोवर पर्सनली जाके किसी डिजिटल एजेंसी को पे करने वाला है, बैंक के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और कोई भी क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज़ नहीं की जाएगी जब तक बोरोवर से आप या हमारा कंसेंट नहीं होता है। क्रेडिट लिमिट मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी आपके पास 1 लाख तक लोन लेने का लिमिट है और आपके बिना कंसेंट के उसको 2 लाख कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास जब लिमिट बढ़ता है तो आप कभी कभी क्या होता है आप गलत तरीके से लोन ले लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, तो आपको चुकाने में समस्याएं होती हैं। तो ये सब आपको आपके कंसेंट के बिना ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, देखिए हम आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे तमाम तरीके के डेटा पूछे जाते हैं, तो ये लिमिटेड वे में होगा, मतलब कि जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज़्यादा डेटा ना किया जाए। और कोई भी लेंडिंग इश्यूज़ आती हैं या फिर लोन से लेकर इश्यूज़ आती हैं तो आरबीआई का ग्रीवेंस सिस्टम है पूरा, वहाँ पर 30 दिन के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ है, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट हो रही हैं डिजिटल लेंडिंग ऐप के थ्रू, यहाँ पर सारे अपडेट होने हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि बाय नाउ पे लेटर, बहुत सारे ऐसे आ गए, जैसे यूनी बैंक हो गया, तो ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आ गई हैं जिससे आप परचेस कर सकते हैं, बाद में लोन या फिर बाद में पैसा पे कर लीजिए। तो ऐसे सिस्टम को भी CIS यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या हो सकता है डिजिटल लेंडिंग से। डिजिटल लेंडिंग हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो जाएगा। अभी $150 बिलियन है, तो 2023 में $350 बिलियन होने की आकांक्षा है, तो ये मोर देन डबल होने वाली है। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है उसको फाइनेंस के मामले में मेन स्ट्रीम में लाना, उनको बैंकिंग से कनेक्ट करना, ताकि सारे तरीके के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज हो सकें। अगला बेनिफिट हो सकता है कि जैसे अक्सर क्या होता है हम इनफॉर्मल चैनल के थ्रू मनी मोरो कर लेते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने दोस्त से ले लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो लोन का प्रोसेस है, लोन लेने का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर पैसे आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनफॉर्मल बोरोइंग चैनल जो हैं बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि ये बोरोअर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता है, हम यहाँ पर बताया गया जैसे हम फैमिली, फ्रेंड्स, मनी लेंडर और हाई इंटरेस्ट पैसे लेते हैं तो उसको रोका जा सकता है। और ये टाइम सेविंग भी हो सकता है। और जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, मान लीजिए आपको लोन लेने के लिए बैंक जाना है, बैंक से वापस आना है, कई चक्कर लगाने हैं, मैनेजर से बात करना है, बिचौलियों को पैसा देना है, तमाम चीज़ें करनी है, तो वो आपका कॉस्ट जो है 30 से 50% रिड्यूस हो जाता है और आपका टाइम भी बचता है क्योंकि सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के द्वारा की जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो की ड्राइवर्स हैं, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे वीडियो बेस्ड KYC। अभी आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कीजिए, वीडियो KYC कीजिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा। GST, बैंक स्टेटमेंट, ITR डेटा, हर सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। E-साइन, E-स्टैम्प, अभी आप देखते थे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी आपको अकाउंट खोलना है तो आपको जाके वहाँ पर फिजिकली साइन करना पड़ता था, लेकिन अभी E-साइन और E-स्टैम्प का ज़माना आ गया है, इसलिए सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल लेंडिंग, डिस्कस द मेजर टू बी टेकन टू मेक डिजिटल लेंडिंग मोर रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। ये मेन से क्वेश्चन है, इससे प्री क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी हम डिटेलिंग किए जैसे गाइडलाइंस आई हैं तो गाइडलाइन से भी कुछ पॉइंट्स उठा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाल ही में इंडिया 5th बिगेस्ट इकॉनमी बन गया है, GS पेपर 3 इकॉनमी का हिस्सा है। न्यूज़ में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिटेन हैज़ ड्रॉप बिहाइंड इंडिया टू बिकम वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकॉनमी, यानी कि अब ब्रिटेन 6वें नंबर पर पहुँच गया है और इंडिया 5वें नंबर पर आ गया है। डिटेल्स की बात करें तो इंडिया 2021 के लास्ट के क्वार्टर में UK को पीछे किया वहाँ पर, और ये जो कैलकुलेशन किया गया है वो US डॉलर के बेसिस पर किया गया है, और इंडिया की जो भी GDP के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये सारे कैलकुलेशन करके बताया है कि इंडिया इज़ नाउ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, या फिर लार्जेस्ट जो मॉनेटरी के टर्म में 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, राइट। अब यहाँ पर 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले इंडिया 11वें पायदान पर था और UK उस समय 5वें पे था, यानी कि UK अब पीछे हुआ है और इंडिया यहाँ पर ऊपर हुआ। इंडिया ने अपना फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट किया है। GDP पर कैपिटा क्या है, तो यहाँ पर ये मेजरमेंट लाइन है जिनके बेसिस पर मेजर किए जाते हैं ये सारे फिनोमिनन। तो GDP पर कैपिटा यानी कि एक इंसान के ऊपर किसी भी देश में पूरे पॉपुलेशन को GDP से डिवाइड कर दिया जाए तो वहाँ पर पता चलता है कि किसी एक इंसान का जो भी इनकम है, जो भी खर्चा है वो कितना आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और UK का पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हाई है, UK का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसके कंपैरिजन में GDP पर कैपिटा इनकम में भी डिफरेंस आता है। और यहाँ पर जो भी इनकम ऑफ एवरेज इंडियन इज़ फार लोअर, अगर हम एवरेज इंडियन इनकम की बात करें तो UK कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। क्यों?
क्योंकि यूके का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। तो वहाँ पर अगर इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी 5th या 6th पे रहे और यहाँ पर इकॉनमी 5th पे आ गई इंडिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पर कैपिटा आएंगे तो पर कैपिटा में यूके ही अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ का बहुत कम है। पॉवर्टी लेवल की बात करें, पॉवर्टी लेवल में गरीबी रेखा के नीचे की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है ये इनकम पर कैपिटा, यानी कि एक इंसान के ऊपर कितना कैपिटा है। तो इंडिया में वो कंपैरेटिवली लोअर है। लेकिन 19th सेंचुरी की बात करें तो यूके जो है एक्सट्रीम पावर्टी हाई था, यूके में इंडिया से ज़्यादा हाई पावर्टी था अगर 19th सेंचुरी की बात करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक ग्राफ दिया गया है, करंट के बारे में बताया गया और फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये वाइट लाइन जो है जो इंडियन इकॉनमी को बता रही है, ग्रीन वाली लाइन जो है यूके की इकॉनमी को बता रही है। तो आप देख सकते हैं 1990 से इंडिया नीचे आ रही है हमेशा और यूके हमेशा से ऊपर रही थी। लेकिन यहाँ पर आके 2020 में मूवमेंट्स चेंज हुआ और अभी फ़िलहाल इंडिया है, इंडिया की इकॉनमी है राइज़ कर रहा है, यूके का इकॉनमी फॉल कर रहा है। फॉल का कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो फॉल कर रहा है। ठीक है, और इंडिया का टारगेट जैसा हम जानते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का है, तो ये आगे $5 ट्रिलियन इंडियन इकॉनमी बनने का है, तो ये हो सकता है पूरा हो जाए। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये G7 नेशन टू कैप रशियन ऑयल प्राइस, ये आपका ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो हाल ही में बताया गया कि G7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने रशिया के जो भी प्राइस ऑयल प्राइस होते हैं उनमें कैप लगाने की बात की है। कैप मतलब क्या होता है कि रशिया से जो भी तेल दूसरे देशों में जा रहे हैं उस पर एक लिमिट लगा दी जाए। अगर रशिया मान लीजिए कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 150 रुपये इस प्राइस पे अगर तेल बेच रही है तो इस पर एक लिमिट लगा दिया, हाँ भाई 100 रुपये, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, आप इससे कम 99 रुपये, 98 रुपये जैसा मार्केट रहेगा उससे उसके हिसाब से बेचेंगे, लेकिन इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रशिया जो है लगातार यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। वॉर आपने जानते ही हैं, वॉर सीन पूरा हुआ है। रशिया अभी भी रुक नहीं रहा है, यूक्रेन कंट्रीज़ में पूरी तरीके से इन्वेड करते हुए लगा हुआ है, इसलिए ये की जा रही है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि ग्लोबली महंगाई बढ़ी है, उसके वजह से भी एक मेजर रीज़न है। अभी जो इस मीटिंग की बात करें तो ये एक जॉइंट पॉलिटिकल इंटेंशन मीटिंग रहा है G7 कंट्रीज़ के बीच में, ताकि रशिया के ऑयल प्राइसेस पर कैप लगाया जा सके। अब यहाँ पर रीज़न्स मैंने बता दिया। पहला तो है रशिया, जैसे कि मैंने बताया, यूक्रेन में अभी भी इन्वेड कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये पहला रीज़न है। दूसरा इन्फ्लेशन रीज़न है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ये कैपिंग है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया और चाइना को रोल प्ले करना ही पड़ेगा। हालांकि G7 कंट्रीज़ में इंडिया और चाइना पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इंडिया भी एक मेजर परचेजिंग करता है। इंडिया जो है रशिया से बहुत अच्छे इनके संबंध है, तो इंडिया रशिया से लोअर प्राइसेस पे तेल लेता है, बहुत सारी इनका बिज़नेस होता है। इंडिया चाइना अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, इसमें साथ नहीं देते हैं, तो ये कैपिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मेजर बिज़नेस पार्टनर हैं रशिया के। ठीक है, G7 क्या है? तो G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार समय समय पर मिलता रहता है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इकॉनमिक और मॉनिटरी इशू हैं उनको सॉल्व करने के लिए। G7 कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान आती है, और इसमें इंडिया और चाइना नहीं है। ठीक है, पहले इसको G8 भी कहा जाता था, जब पहले रशिया भी इसका हिस्सा था, लेकिन 2014 में रशिया को इससे निकाल दिया गया, उसके बाद ये फिर से दोबारा G7 बन गया। ठीक है, G7 कंट्रीज़ की बात करें, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया का पूरा 10% पॉपुलेशन G7 कंट्रीज़ में आता है। दुनिया का 31% GDP इन्हीं देशों 7 देशों से आता है, और 21% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है जो वो भी इसी से आता है, मतलब G7 कंट्रीज़ से आता है। ठीक है, और चाइना, इंडिया, जैसे मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी G7 का हिस्सा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। GDP या फिर GNP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको पढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन समझ सकते हैं। मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पार्क प्रोग्राम। ये आपके PIB में पब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी GS पेपर 2 का हिस्सा है। यहाँ पर क्या बताया गया है, स्पार्क प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सब खबरों में यहाँ पर ये बताया गया है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है ताकि जो भी आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं, जो भी आयुर्वेदा में रिसर्च करना चाहते हैं, उनको फेलोशिप दिया सके, उनके लिए उनको प्रमोट किया जा सके, ताकि आयुर्वेदा में अच्छे रिजल्ट्स आएँ। एम क्या है, तो यहाँ एम सीधी सी बात है, तो सपोर्ट रिसर्च आइडियाज़ ऑफ यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एनरोल इन आयुर्वेदा कॉलेज। तो भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट मतलब कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट हैं और आयुर्वेदा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए ताकि कुछ रिसर्च और इनोवेटिव आइडिया लाएँ जो कि आयुर्वेदा में बेनिफिशियल हो। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, मतलब कोई भी जो आयुर्वेदा कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्पार्क प्रोग्राम में, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो उनको अपना रिसर्च प्रपोजल डालना पड़ेगा स्पार्क पोर्टल पर। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक सिनॉप्सिस होता है, मतलब शॉर्ट में बताना पड़ता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं
और इस रिसर्च का क्या पॉसिबल आउटकम है, क्या हाइपोथेसिस है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और जो भी प्रपोजल होगा वो एक्सपर्ट के द्वारा एवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद उनको 50,000 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ये नए नए इनोवेटिव आइडिया यंग स्टूडेंट्स का लाएगा। और हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेदा, अभी हम जानते हैं मैक्सिमम लोग एलोपैथी पे डिपेंडेंट है एलोपैथी, लेकिन आयुर्वेदा भी हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड है और इसको प्रमोट करने के लिए नए नए रिसर्च होंगे, तो ये बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। रिसर्च आइडिया स्पार्क प्रोग्राम में बहुत सारे जो रिसर्च आइडिया है उनको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, उनके बेसिस पर मेडिसिन बनाएंगे, इस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3। तो यहाँ पर बताया गया है एक नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में, नैनो यूरिया के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इन्होंने कमर्शियल यूज़ ऑफ नैनो यूरिया को अलाउ कर दिया गया है। नैनो यूरिया, नैनो मतलब कि स्केल का, एक नैनो मतलब स्केल होता है 10⁻⁹, मतलब कि बहुत ही छोटे स्केल पर जो भी चीज़ें होती हैं। तो नैनो एरिया एक तरीके से लिक्विड यूरिया है। यूरिया क्या होता है, खाद कहते हैं। खाद किस काम में आता है, तो एग्रीकल्चर लोग जो भी करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, उसमें यूरिया डाल के फसल का अच्छा उत्पादन हो। मान लीजिए अगर गेहूँ उगाया गया है, चावल उगाया जा रहा है, तो अच्छा उत्पादन हो, इसके वजह से हम यूरिया की यूज़ करते हैं। तो ये जो नैनो यूरिया है ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इफ़को द्वारा इसको बनाया गया है। इफ़को में फर्टिलाइज़र्स या फिर यूरिया फर्टिलाइज़र भी जो हैं वो सब प्रोड्यूस होते हैं। अब जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आगे हम जानेंगे, लेकिन ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है और ये जो पैकेट यूरिया पे डिपेंडेंसी था फार्मर्स का, उसको पूरी तरीके से कम कर देगा। ठीक है, और यूरिया का काम क्या करता है, तो यूरिया एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है, मतलब कि केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है। किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक गैस है या फिर कंपोनेंट कह सकते हैं। उसके बिना प्लांट्स का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा, अच्छे से प्लांट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जो यूरिया है ये केमिकली तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन प्लांट्स को, राइट। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो यूरिया फर्टिलाइज़र को साल भर से ज़्यादा रखा जा सकता है। अगर हम कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र की बात करें तो उनको रखने में केकिंग हो जाती है, मतलब वो जम जाते हैं, अगर मॉइस्चर उनमें आता है तो जम जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में लिक्विड यूरिया में ये नहीं होने वाला है। रेट की बात करें तो हाफ लीटर बॉटल का प्राइस सिर्फ 240 रुपये है। वहीं अगर हम बात करें ये नॉर्मल कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र की, तो उसमें 300 रुपये से 50 kg आता है। 300 रुपये में 50 kg का बैग आता है। ये बहुत ही सब्सिडाइज होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 300 रुपये अगर किसान को पड़ रहा है 50 kg यूरिया के लिए, तो एक्चुअल में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट उसका प्राइस पे करती है। अगर लिक्विड यूरिया यूज़ होने लगेगा तो उसमें सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से कम हो सकता है। एफिशिएंसी की बात करें, कन्वेंशनल यूरिया का एफिशिएंसी अगर 25% है, तो वहीं लिक्विड नैनो यूरिया का एफिशिएंसी 85 से 90% हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड यूरिया होता है उसको डायरेक्टली प्लांट्स के लीव्स पर स्प्रे किया जाता है और ईजिली उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं प्लांट्स, और जो भी फसल होता है वो अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और सब्सिडी बिल्स को लोअर करेगा, वो तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये सस्ता पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज फार्मर्स के लिए। लिमिटेशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो नैनो फर्टिलाइज़र का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को अभी किसके बारे में जानकारी नहीं है। किसानों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, किससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनको बताना पड़ेगा। लैक ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो भी अभी क्वांटिटी पूरे देश में रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में लिक्विड यूरिया का प्रोड्यूस होना अभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारी मशीनरी बैठानी पड़ेगी, बहुत सारे रिसर्च अभी इसमें करने बाकी हैं। अगला डिमेरिट है, लिमिटेशन है, इसका कॉस्ट हाई हो सकता है कंपेयर टू कन्वेंशनल। अब ये हाई क्यों हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, तब जाके कहीं ये 300 रुपये 50 kg यूरिया के बोरे के बराबर आती है। लेकिन वहीं आधा किलो यूरिया, लिक्विड यूरिया का जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ पड़ रहा है, तो कंपैरेटिवली ये उससे थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है, अब हमारा अगला न्यूज़ आता है बायोडाइवर्सिटी। ये है सी कुकुम्बर के बारे में। कुकुम्बर यानी कि खीरा कहते हैं हम, यहाँ पर आप समुद्री खीरा मत समझ लीजिएगा, ये एक मरीन स्पीशीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चाइना ने सी कुकुम्बर फार्म के ऊपर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये श्रीलंकन फिशरमैन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो सी कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर एक जैसा कि मैंने बताया मरीन स्पीशीज़ है। इसका अगर हम लोग की बात करें तो लेदरी स्किन और इलांगेटेड बॉडी होती है इसमें, और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशन दोनों जगह पाए जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो ये लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में या गल्फ ऑफ मन्नार में, यहाँ सभी जगह पाए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में, तो इन सब जगहों पर सी कुकुम्बर इंडिया में पाए जाते हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, दूसरे देशों के लिए या फिर चाइना के इन्वेस्टमेंट की वजह से। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं सी कुकुम्बर कैसा दिखता है। तो सी कुकुम्बर जो स्पीशीज़ है, ये पहली बात तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है,
क्यों? क्योंकि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसका बहुत हाई डिमांड है। इसको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है, साथ ही इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी होता है। अब ये मेडिसिनल पर्पस में कैसे बेनिफिशियल है, तो इनके स्किन पर एक केमिकल पाया जाता है जो भी जॉइंट्स के पेन होते हैं या फिर अर्थराइटिस होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए इनका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। स्पेस टेक्नोलॉजी के बेस पर ये है, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है ये। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में आने वाला है। अब ये डार्क स्काई रिजर्व क्या है, तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हैनले लद्दाख में अनाउंस किया है, जो कि अगले 3 मंथ में वहाँ पर बनने वाला है। अब ये इसका लोकेशन क्या है, चंडगठन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये लोकेटेड होने वाला है। अब हैनले, यहाँ पर हमने देखा कहाँ पर ये ओपन होगा, हैनले में। तो हैनले एक जगह है यहाँ पर 4500 मीटर सी लेवल के ऊपर है, जहाँ पर बहुत सारे टेलीस्कोप रखे गए हैं। एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए ये जगह बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे एक तरीके से हाईएस्ट पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस तरह के ऑब्जर्वेटरी बनाए गए हैं, लेकिन ये वर्ल्ड के एक वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट में माना जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट मतलब एकदम टॉप नहीं, वन ऑफ द माना जाएगा। यहाँ पर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक क्रेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, तो ये सारे टेलीस्कोप जो हैं ये हैनले ऑब्जर्वेटरी में पाए जाते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल बेनिफिशियल होते हैं। अब ये डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, तो डार्क स्काई रिजर्व ऐसा होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफ्रेंस बहुत कम हो, मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट ना के बराबर हो और वहाँ पर नेचुरल लाइट, या फिर रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, अंधेरे में अगर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत सारे बल्ब जलेंगे तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे जगह पर जहाँ पर ना आर्टिफिशियल लाइट ना हो, उनका इंटरफ्रेंस कम हो, तो वहाँ पर ऐसे ऑब्जर्वेटरी बनाए जाते हैं। तो इंटरनेशनली डार्क स्काई एसोसिएशन यूएस में है, ये बहुत जगह अलग अलग जगहों पर डार्क स्काई रिजर्व्स पाए जाते हैं, बनाए गए हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई डार्क स्काई रिजर्व नहीं था, ये पहला होगा जो अभी बनाया जा रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो एस्ट्रो टूरिज्म जो भी है, एस्ट्रो टूरिज्म मतलब कि किसी को अगर स्पेस देखने का शौक है तो उस तरीके का टूरिज्म में बहुत ही बेनिफिशियल करने वाला है, यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। देन आर नेक्स्ट न्यूज़। अब ये क्या है, तो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। अब ये क्या है वो देख लेते हैं हम। तो हाल ही में इंडियन नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सोशल रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, मतलब कि सोशल प्रोटेक्शन क्या होता है, तो सोशल प्रोटेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी पब्लिक है, मान लीजिए पॉपुलेशन है किसी भी देश का, तो उनको कौन कौन से बेनिफिट मिल रही है, क्या उनको प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, तो जो भी सोशली एक्सेप्टेड चीज़ें होती हैं जो कि फ्री मिलती हैं, कई देशों में पेड होती हैं या फिर बहुत ही सब्सिडाइज होती हैं, तो किन तक ये रीच है, कितने लोगों तक ये पहुंच पा रहा है, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड रिपोर्ट बताया गया है कि पॉपुलेशन कवर्ड बाय एथलीट्स वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट, यानी कि कई सोशल बेनिफिट होते हैं, जैसे मैंने बताया हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारे सोशल प्रोटेक्शन चीज़ें हैं। तो उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनमें से एक किसी भी पॉपुलेशन पर, पूरे पॉपुलेशन के पास उनमें से अगर एक भी किसी के पास है तो उसका जो आंकड़ा आता है वो 46.9% आता है। चिल्ड्रन 26.4%, ये सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। मतलब मदर्स विद न्यू बॉर्न चाइल्ड को कोई अगर सोशल प्रोटेक्शन मिल रहा है तो ऐसे 44.9% लोग हैं। ये सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फाइंडिंग जो है, तो सोशल प्रोटेक्शन पर अगर हम एवरेज स्पेंड देखें तो वो 12.9% होता है, ये हमेशा जीडीपी से होता है। अगर हम डिस्पैरिटीज़ की बात करें तो मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ये 100% सोशल प्रोटेक्शन नेट है। वहीं दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, म्यांमार, कंबोडिया, इनमें 10% से कम भी सोशल प्रोटेक्शन पाया गया है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कहाँ से या फिर कौन पब्लिश करता है, तो इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। और इसमें बताया क्या जाता है, तो इसमें ओवरव्यू दिया जाता है कि अभी हाल ही में क्या क्या डेवलपमेंट हुए सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो पूरे देश की, पूरी दुनिया की इकॉनमी बिगड़ी हुई थी और इकॉनमी बिगड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों ने झेला। अब उन लोगों को सोशल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या क्या इनोवेशन लाया जा रहा है, क्या क्या अपडेट लाया जा रहा है, उन सभी के बारे में जो रिपोर्ट तैयार होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के नाम से पब्लिश करता है। अब इसके जो डेटा होते हैं वो ग्लोबल, रीजनल कंट्रीज़, हर जगह से, मतलब छोटे छोटे एरिया से जो भी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज देते हैं, बेनिफिट देते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होती हैं, उनमें से ये अपना डेटा निकाल के कैलकुलेशन करके ये रिपोर्ट जारी करता है। अब हम बात करें इंडिया के लिए, तो इंडिया में सिर्फ 24.4% ऐसे लोग हैं जिनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं बांग्लादेश में 28.4% है, यानी कि बांग्लादेश में या फिर बांग्लादेश के ज़्यादा लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिलता है कंपेयर टू इंडियंस। इंडिया सिर्फ 8.6% स्पेंड करता है सोशल प्रोटेक्शन में, जो कि ग्लोबली 4% कम है। ग्लोबली हमने कितना देखा, 12.9% है सोशल प्रोटेक्शन पर पैसे खर्च किए जाते हैं। इंडिया में कितना है, सिर्फ 8.6 है। अब ये हमने ये डेटा देख लिया, सिर्फ 24.4% ऐसे लोग हैं जिनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता है या फिर एक्सेस है उनको, राइट। हमारा अगला न्यूज़ है इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मीटिंग हुई,
तो ये इंटरनेशनल रिलेशन या फिर बाईलेटरल रिलेशन का न्यूज़ है, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। आइए देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो इंडिया और बांग्लादेश हाल ही में इन्होंने 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं, मतलब 7 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। और इसमें जो कोऑपरेशन एरिया है तो वो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर से लेकर स्पेस तक वैरी करता है, यानी कि नदियों के बीच का जो पानी है उसको इस्तेमाल करने से लेकर स्पेस में क्या क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, उससे ये रिलेटेड MOU साइन हुए हैं। तो जो MOU साइन हुए हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर कुशियार रिवर। अब हम जानते हैं नदियाँ हैं, नदियाँ एक नेचुरल बॉडीज़ हैं, इंसान ने बाउंड्री बनाया है, नदियों ने बाउंड्री नहीं बनाया। जो भी नेचुरल होते हैं, चाहे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, झील हो गए, ये सब बाउंड्रीज़ नहीं देखते हैं, एक देश से दूसरे देश तक फ्लो करते हैं, जैसा भी जोग्राफिकल फिनोमिनन है। तो कुशियार रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहता है। तो इस नदी का पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाना है और इस बिजली का उपयोग इंडिया और बांग्लादेश दोनों को पहुंचाना है। तो इंडिया में ये सदर्न एंड आसाम को बेनिफिट करेगा, वहीं बांग्लादेश में सिलेट रीजन में बेनिफिट करने वाला है। आपको यहाँ पर प्री से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया और बांग्लादेश में के बीच में कौन सी नदी आती है। तो एक ये नदी है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और ये आपके असम के एग्ज़ाम में भी, असम के जो भी स्टेट पीसेस है वहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये नदी असम के से मतलब के आसपास ये होता है और यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाने वाला है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज़, इनके लिए साइन किए गए MOU। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी कोऑपरेशन होने हैं उनमें साइन किए गए हैं। इंडिया बांग्लादेश के बीच भी ट्रेन चलानी है, उसके लिए भी साइन किया गया है। और प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविज़न, हम जानते हैं इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, टेलीविज़न पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनके लिए भी यहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन MOU साइन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप देख सकते हैं, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 में क्वेश्चन आया है ये, मतलब कि रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इससे आपको क्या आंसर सही मिलता है, आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। So that's all for today's video. I hope you have understood every topic. If you have any doubt, you can write down in the comment box. Thank you for watching today's video. See you next video with new topic. Till then, goodbye.